बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे पते की और तगड़ी बात की है ना, जो अभी मैं सुन रहा था, वो शिबली फराज साहब की। उन्होंने फरमाया कि जब फैसले हक में आते हैं तो हक और सच की जीत हो जाती है, और जब फैसले खिलाफ आते हैं तो उनको तस्लीम नहीं करते। तो ये बात क्या खाली PMLN के ऊपर सादिक आती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी के ऊपर सादिक आती है, या PTI के ऊपर भी आती है? यानी PTI का मुझे अच्छी तरह याद है, हम सारे सुन रहे थे कि PTI के तमाम लोगों ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा हमें कबूल होगा, क्योंकि इन सबको लगता था कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ 20 या 23 या 14 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवा देगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सारे हल्के में करवाएंगे, तो ये घोड़े का मैदान, यहीं पे आपने पहले इलेक्शन लड़ा है, आइए दोबारा लड़िए, क्या फर्क पड़ जाता है? वही लोग हैं वोट डालने वाले, वही लोग हैं इलेक्शन लड़ने वाले, वही लोग हैं कंपेन करने वाले। क्या तब्दील हुआ? कुछ भी तो नहीं बदला वहां पे। ना नए वोटर आ जाएंगे, ना नए शनाख्ती कार्ड बन जाएंगे इस बीच में, ना नए वोट रजिस्टर्ड हो जाएंगे इस बीच में। वही सारा कुछ होगा, वही मैदान होगा, तो दोबारा मुकाबला करने में क्या हर्ज है? एक बड़ा सवाल है। और अभी तक तो बैनर और पोस्टर भी नहीं उतरे, अभी तक तो कंपेन का रंग भी वहां बाकी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम दोबारा इंतखाबात वहां पे करवाएंगे। PMLN इसके ऊपर खुश हो गई, जो पहले 20 या 23 पोलिंग स्टेशन की बात करती थी, अब वो पूरे इलेक्शन को दोबारा करवाना चाहती थी, तो उनकी बात मानी गई है। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि आइन और कानून की और इदारे की बालादस्ती है और बहुत अच्छा काम हुआ है। हालांकि यही PMLN, मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये फैसला ये आता कि 20 या 23 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा पोलिंग करवाई जाए, तो PMLN आज इलेक्शन कमीशन को भी बुरा भला कह रही होती, जैसे कि इस वक्त PTI कह रही है। मामला यह है कि हक में फैसला आए तो सारे खुश हो जाते हैं, खिलाफ आए तो सारे यू टर्न ले लेते हैं। यहां से ही हम अपनी बात का आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मेहमान तारुफ कराऊं ताकि हम शुरू करें बात, आरिफ हमीद भट्टी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद चौधरी साहब दिफाई और सियासी तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फरीहा इदरीस साहब एंकर पर्सन हैं और एनालिसिस भी करती हैं। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, डॉक्टर साहब जो है उनकी एक से ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा तारुफ है और सारे करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो हम बातचीत करेंगे अपने पैनल से, लेकिन पहली चीज़ आरिफ हमीद भट्टी साहब मैं आपसे पूछूंगा। ये PTI तो क्लेम कर रही थी, वो तो कह रहे थे कि कोई मसला ही नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन कहेगा लबैक। अब उन्होंने कहा आओ दोबारा इलेक्शन लड़ो। हुआ क्या एक्चुअली? आपको क्या लगता है क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, जब हुकूमतें कमज़ोर होती हैं तो काटल्स मजबूत हो जाते हैं, और इस मुल्क में काटल मजबूत हो रहे हैं। ये तो राइटिंग ऑन दी वॉल है, और आने वाले दिन तबाही है। देखें, मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, जहां बनी, मैं बदकिस्मती है लाहौर का रहने वाला हूँ, वहां भी पता है कि अदारों पे इतना प्रेशर डालो, इतनी कि उनकी तजलील करो कि वो डिफेंसिव होकर भाग जाए और आपकी हर गलत और सही बात को माने। अगर ये आज पूरे हलके का इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता, ये लूंगा लंगड़ा बेकार इलेक्शन कमीशन, तो शायद कल ये कह देते हम उसके बाद धरना देंगे। और उन्होंने छुप के बेचारों ने जाने बचानी थी। जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो सकता है, न्याय अदालत पे हमला हो सकता है, तो इलेक्शन कमीशन किस बला की बुला है? अच्छा, मैं अर्ज करने लगूँ, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। 22 स्टेशन थे पिछले, मैं कोई 25 इलेक्शनों का देख रहा था कि उनके जितने पोलिंग स्टेशनों की शिकायत होती थी वहां इलेक्शन होते थे। ठीक है, मास वाय उसके कि जिसका फोरेंसिक लैब किया जाए और साबित हो जाए कि सारे हलके में जाली वोट पड़े हैं या रद्दी है। ठीक है, ये हिस्ट्री की पहली, मैं कहता हूं, मिसाल कायम की है। इस इलेक्शन कमीशन को सलूट। क्या इलेक्शन कमिश्नर की नाहली पे नहीं सबूत के 5 साल बाद एक इलेक्शन कराने हैं? अरबों रुपया मैं जिनका देख रहा था बजट है, वो आप एक इलेक्शन नहीं सही करा सकते, जिमनी इलेक्शन ठीक नहीं करा सकते। साफ इलेक्शन करवाना नहीं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, साफ शफाफ। सर कैसे कराएं? लोग बंदूकें लेकर आ गए, लोग गोलियां चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, मैं माफी चाहता हूं ना, आपकी गवर्नमेंट कमजोर है ना। मैंने कहा ना, मौलाना फजलुर रहमान को नैब ने बुलाया, उन्होंने कहा मैं GHQ के बाहर दूंगा, उन्होंने कहा मैं डंडे लेके तो हम चले जाएंगे, वो कोर कमांडर हाउस चले जाएंगे, अपने हमरा साथियों के जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। मरियम नवाज को बुलाया नैब ने, उन्होंने जाके पथराव कर दिया। ठीक है, और नैब ने भाग के जाने बचाई, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भाग के जाने बचाई। और कल नैब ने फिर मरियम नवाज को बुलाया और पौने घंटे बाद फरीहा सभा के शहर के करीब से फोन गया
तो नोटिस विड्रॉ हो गया। तो भाई ठीक है, इस मुल्क को माफिया के हवाले करो, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ो, साइड पे रखो। आप ये तो ज्यादती है। ये तो देखो, मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब, डॉक्टर साहब देखें, अब मैं आप या कोई कमजोर आदमी, डॉक्टर साहब आप तो बिल्कुल कमजोर आदमी नहीं है, मेरे जैसा कमजोर आदमी अगर पकड़ा जाए नैब में और उसको नैब बुला ले, तो नैब को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अपना नोटिस विड्रॉ करने की, इसलिए कि मैं पत्थर लेकर, डंडे लेकर कोई 5-7 हज़ार बंदा लेकर नहीं जा सकता। तो ये सर, ये फिर कहाँ का रूल ऑफ लॉ है, कहाँ का दो नहीं एक पाकिस्तान है? यानी फजलुर रहमान साहब को बुलाते हैं, फिर शर्माना शुरू कर देते हैं नई नवेली दुल्हन की तरह कि नहीं नहीं आज ना आइएगा फजलुर रहमान साहब, हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। फिर मरियम नवाज साहबा को बुलाते हैं, फिर शर्माना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। केसेस बने हुए हैं, बुलाने से डरते हैं। ये स्टेट और ये रिट ऑफ द स्टेट, ऐसे ही चलेगा। इमरान भाई वो नई नवेली दुल्हन वाली मिसाल सही नहीं है, वो अगर बुलाती है तो फौरन जाता है आदमी। तो ये बिल्कुल नहीं, वो दुल्हन मुकर गई है ना कि मैंने तो बुलाया ही नहीं। तो मतलब ये कि दुल्हन ही मुकर गई है। दुल्हन फिर उसके घर वाले भी तो देखने होंगे, दुल्हन के घर वाले कौन कौन है ये भी तो देखना होगा। उसमें घर वाले ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद कभी अपने दफ्तर में किसी दुल्हन को बुलाते हो, ये भी मुमकिन है, ये भी हो सकता है। लेकिन अब असल बात ये है कि जो समझने वाली है वो ये कि वाकई भट्टी साहब का कहना दुरुस्त है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क जो है वो माफिया के हवाले कर दिया गया है। और एक माफिया ऐसा है कि जो धमकियाँ दे, आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहबा ने 2 दिन पहले ही वज़ीराबाद में कहा था कि अभी बुलाया है मुझे इलेक्शन कमीशन में, अब देखती हूँ क्या होता है, अब जाकर ज़रा देखते हैं। तो देखते हैं का मतलब ये था कि अभी दिखाते हैं आपको हम ज़रा मजमा इकट्ठा करके, और फिर पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन ये असल बात ये कि ये अफसोस की बात जो आपकी इब्तिदाई में भी थी, अफसोस की बात ये कि अगर यही फैसला इनके खिलाफ आता तो आज ऐसी रोना रो रहे होते बिलावल और मरियम साहबा, आज जो कि नीले जैसा इस वक्त पीटीआई वाले रो रहे हैं, दोनों थे, अगर दोनों को मिलाएं तो पर्पल बनता है। पीटीआई वाले तो नहीं रो रहे, देखिए पीटीआई तो कहती है, मैं तो जो मुझे पता है हकीकतन वो तो ये कि इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि आप पहले 20 हल्कों में करा लें, 20 पोलिंग स्टेशन पे करा लें, फिर उसके बाद उन्होंने श्रीलंका जाने से पहले ये बात कही थी। क्योंकि आपको पता है मेरा बड़ा चक्कर चल रहा है कि हफीज़ शेख को वोट दें या ना दें, तो मुख्तलिफ लोग रब्ता कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, खान साहब ने कहा है कि ये पूरा इंतखाब भी अगर कराना चाहें तो करा लें, हम तैयार हैं इसके लिए। ये खान साहब ने कहा था, जो मुझे फवाद चौधरी ने बताया था। तो हो सकता है कि बात यही हो, खान साहब चाहते हो कि करा लें, तो मगर हम नहीं रो रहे, हम तो कह रहे हैं भी करा लें इंतखाबात जो भी है। मगर मसला सिर्फ ये है कि इंतखाबात के बाद नतीजा जो भी आएगा सामने, क्या उसे कबूल करेंगे? क्या अगर वहाँ अली असजद मलिक दोबारा जीत जाते हैं तो उसे कबूल करेंगे? तो फिर तो नहीं कहेंगे कि नौशीन साहबा वहाँ पर जीती हैं, ये कबूल नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सर, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके हफीज शेख साहब वाले इशू पे मैंने आपसे बात करनी है, आपको क्लियर कर देता हूँ कि अली असजद मलिक 2 साल 5 साल भी जीतता रहेगा रोजाना इलेक्शन में तो वो धांधली होगी, और जिस दिन वो हार जाएगा उस दिन इलेक्शन ठीक हो जाएगा। ये तो देखें सारे ऐसे ही करते हैं, सारे ऐसे ही करते हैं। मैं शहजाद चौधरी साहब से, शहजाद चौधरी साहब, अगर पीटीआई ने यह किया था कि जो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम मान लेंगे, तो अब वो ये क्यों कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? मेरा ख्याल है ये भी एक कागजी कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को बरकरार रखना है जो कि इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जस्ट टू सेटिस्फाई एक पब्लिक ओपिनियन के जी हमने यहाँ पे हार नहीं मान ली, बल्कि देखिए आज पीडीएम क्या कह रहा है या मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारी जीत हो गई, हमारे बयानिए की जीत हो गई बाय इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की वजह से। तो उसका कोई ना कोई तो तोड़ करना है, तो उन्होंने इस किस्म का रास्ता अपनाया। लेकिन मुझे क्विकली 2 बातें करने दीजिए। एक तो ये कि मैं भट्टी साहब की उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि पीडीएम की जो सक्सेस है, जिसके अंदर उन्होंने हालात को तब्दील किया है और हालात को बड़ी हद तक अपनी फेवर में कर लिया है, अपने ताबे अगर नहीं किया मुकम्मल तौर पर, तो उसको उनकी बातें हो रही हैं, उनके तरीके माने जा रहे हैं, उनकी चीजें लगता है कि जैसे कि लाइन पे आ रही हैं या लाइन में आ चुकी हैं। तो ये चीजें परसेप्शन के तौर पे बिल्कुल वाज़ेह है। एक चीज से इख्तलाफ भट्टी साहब से, वो माशाल्लाह मुझसे तो खैर काफी ज्यादा तजर्बाकार सहाफ़ी हैं और सारा अपना नजर रखते हैं। छोटा सा वो असल में 21वीं सदी का तज्जिया दे रहे हैं, जो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन क्यों नहीं करवा पाता, एक ज़िमनी इलेक्शन, एक हल्के का इलेक्शन, ये 21वीं सदी का तज्जिया। देखिए इलेक्शन वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और चूंकि मेरा भी तल्लक नहीं देहात शिहात से है, इधर से हम उठे हैं, इधर ही हम जाते हैं, इधर ही हमारी वापसी है, तो उसका मतलब यह है कि असल में इलेक्शन ऐसे ही होते हैं
पहले ही होता था कि खामोशी हो जाया करती थी। अच्छा, अब जब होता है तो अब वहां पे मीडिया भी है, अब डिजिटल मीडिया भी है, अब सोशल मीडिया भी है, अब दुनिया देख भी रही है, अब पहचान भी कर रही है, और उसके बाद 3 बजे भी कैमरे लेके बैठे हुए हैं, सुबह 6 बजे भी लेके बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके अपने तरीके नहीं बदले, आपके तरीके वही 19वीं सदी वाले थे, लेकिन आपने कम से कम किसी हरकत के अंदर थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना, उस अकल को इस्तेमाल कर लेते तो ये दुनिया के आगे जो तमाशा बना है, पाकिस्तान के आगे जो तमाशा बना है, क्रेडिबिलिटी जहां आपकी खत्म होगी सियासी तौर पर, इस कम से कम इस हल्के के इंतखाब के हिसाब से, तो फिर तो वही होगा जो आपके मुखालिफ चाहेंगे। और जब मुखालिफ चाह रहे थे वो हो गया, क्योंकि आपकी जो स्टॉक था वो लोर चला गया, कमजोर। बड़ी कामयाबी के साथ फरिया इदरीस साहब, अपोजिशन इस बात में कामयाब हो गई कि उन्होंने अपनी हर नाकामी को एस्टेब्लिशमेंट के खाते में रजिस्टर्ड कर दिया। यानी अब एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का डर लगना शुरू हो गया, ऐसा लगता है कि कहीं अपोजिशन नाकाम ही ना हो जाए, वरना ये हमारे खाते पड़ जाएंगे, चाहे उनका कोई रोल हो या ना हो। यानी फजलुर रहमान साहब का आज का स्टेटमेंट देखें, बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि एस्टेब्लिशमेंट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाले या सेनेट के इंतखाब में न्यूट्रल हो गई है। यानी अब इसके क्या शवाहिद होंगे कि न्यूट्रल हो गई है? कैसे वो कोई कुरान पाक उठाए आके या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जबरदस्ती जितवाएं, कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल होगी? बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। एक तो जो मौलाना फजलुर रहमान को शवाहिद नहीं मिले, इस पर तो मैं ये इतना कहूँगी कि आज फिर पीपल्स पार्टी ने कंफर्म किया है कि उनको शवाहिद मिल गए हैं। उनको एस्टेब्लिशमेंट कम से कम बिल्कुल नज़र नहीं आ रही यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में। सो मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी से ज़रूर कांटेक्ट करें फ़ौरन अपनी पहली फुर्सत में, और पता करें कि कैसे उनको कैसे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, और मौलाना फजलुर रहमान को क्यों लग रहा है कि है। यहाँ तक मैं आपसे एग्री करूँगी कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेकर एक बयानिए को बार बार कर करके अब बहुत सारी बातें, अगर हम 6 महीने पहले चले जाएं और आज देखें इमरान साहब, तो वो तब्दील हो चुकी हैं। आज हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम मुंह भर के लेते हैं इलेक्शन के हवाले से, हम धांधली के इल्ज़ामात मुंह भर के लेते हैं। अगरचे हम शुरू में बड़ा पूछते थे कि बताएं, कोई प्रूफ लेकर आएं, कोई हमें ग्राउंड रियलिटी दिखाएं। मैं खुद सर्वेज हम करते रहे हैं, वो बता रहे थे पीटीआई जीते की इतने बड़े पैमाने पे कैसे धांधली हो सकती है कि तमाम जमातें जो हैं वो जीतने वाली थी और पीटीआई जीत गई। इस तरह के कोई शवाहिद नहीं थे ग्राउंड पर, मगर ये तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होती चली गई। और जो ये बयानिया था कि नहीं ये तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आए हैं, वो मजबूत होता चला गया। इतनी रेपिटेशन हुई उसमें कि वो बात वहां पर होगी, और यहाँ तक कि जो शुरू में बातें बड़ी कानों को जारिंग लगती थी, वो एक्सेप्टेबल होना शुरू हो गई। कि वो सच है या नहीं ये एक अलग डिबेट है, लेकिन वो डिस्कोर्स में भी आ गई हैं और वो एक्सेप्टेबल भी हो गई हैं। कुछ बातें क्विकली, एक तो आमिर लियाकत साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, उन्होंने, और वो सच्ची बात करते हैं, तो ये बात उनकी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि वो एग्री कर रहे हैं भट्टी साहब से कि वो माफिया ने ले लिया है निज़ाम को। तो मुझे तो जहाँ तक पता है कि इस वक्त निज़ाम गवर्नमेंट के हाथ में है, और गवर्नमेंट पीटीआई की है, आमिर लियाकत साहब की जमात की। तो जब वो उनके सीनियर मेंबर ये बात कह रहे हैं कि माफियाज ले चुके हैं और गवर्नमेंट भी बेबस है, तो ये एक बड़ी परेशान कुन बात होगी सबके लिए। दूसरी बात जो शहजाद साहब कह रहे हैं, ये भी अभी आपको और बहुत हैरत होगी थोड़ी देर के बाद, जब अगली ब्रेक में आमिर भाई की दोबारा बारी आएगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में आमिर भाई हमेशा हैरान परेशान छोड़ के चले जाते हैं। मैं ब्रेक लेने का कह रहे हैं, ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। फ्री आप बात कर रही थी ब्रेक से पहले, मैं कहता हूँ आप मुकम्मल कर दे, फिर मैं भट्टी साहब के पास आऊँगा, एक इशू और आपके पास। तो जहाँ तक हमें पता था कि इस वक्त तो पीटीआई हुकूमत में है, और पीटीआई वो जमात है जो कि धांधली के खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेती है। बिल्कुल ये बात सही है कि इलेक्शन पाकिस्तान में एक ख़ास तरीके से होते रहे हैं, जो आपकी SOPs हैं वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने कभी कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। यही वजह थी कि 2014 में पीटीआई ने एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट की, गली गली में जाकर ये पैगाम पहुंचाया गया कि ये काबिल कबूल नहीं है तरीक़ाकार। अगर फॉर्म्स मिसिंग हैं, फॉर्म 45 या फॉर्म 47, तो ये नाकाबिल कबूल है। अगर थैले गायब होंगे तो ये बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल्स हम एक्शन लें और वो डिले हो रहा है, तो हम उस पर प्रोटेस्ट करेंगे। ये बात पीटीआई ने पाकिस्तानियों को समझाई है और उनको बताया है कि आपका हक है। उसके बाद PMLN ने भी शोर मचाया
कि वोट को इज्जत दो, वो जिस नजरिए के तहत दिया, लेकिन शोर जरूर मचाया। सो हम बिलीव करते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है इस हवाले से। उसमें अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी पूरे की पूरे लोग ही मिसिंग हो गए हैं, उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, बात ही नहीं हो रही, तो फिर ये छोटी बात नहीं है। और ये जितना भी पीडीएम ने शोर मचाया हो या पीडीएम ने आवाज उठाई हो, ये पीडीएम ने नहीं किया। जो लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट कराना था, ये हुकूमत वक्त का ही काम था। अगर वहां पे गोलियां चलाई गई, पोलिंग बंद हो गई, देखिए मैं तो ग्राउंड पे नहीं थी, मैं रिपोर्टिंग करती रही हूँ, ग्राउंड पे खुद जाना पसंद करती हूँ, लेकिन इस इलेक्शन में मैं नहीं थी ऑन ग्राउंड। लेकिन जिस रिपोर्टर से मैंने कॉल करके पूछा है, जो ऑन ग्राउंड था, वो जो बातें बता रहे हैं, वो कहीं से भी हम नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही हो गई हैं, नॉर्मल हो गई है। कैसे पोलिंग बूथ के अंदर चले गए कैंडिडेट्स, कैसे वहां पर फायरिंग हुई, कैसे वहां पे खवातीन को हरासा किया गया, ये तमाम बातें कैसे हुई? ठीक है। वैसे शहजाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि ये हमेशा इलेक्शन होते ही ऐसे हैं, और क्योंकि ये अकेला इलेक्शन था इसलिए जरा ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। भट्टी साहब, मामला ये है कि ये जो स्टेट है पाकिस्तान की, या ताकतवर हल्के हैं, उनको अपोजिशन बड़े लंबे अरसे से ये कह रही थी कि हमें गोद ले लें। आप भी ये रिपोर्ट करते रहे हैं, हमारे तक भी इत्तला पहुंचती रही कि अपोजिशन रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें गोद में बिठाएं, हमें नीचे क्यों उतारा है। अब वो एस्टेब्लिशमेंट उनके रोने से इतना परेशान हो गई है कि शायद उनको गोद में वापस ले रही है, या उनको ये लगता है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं भी मरियम नवाज का, बिलावल का, मौलाना फजल रहमान का कोई नुकसान हो जाएगा तो हमारे खाते पड़ जाएगा बिला वजह, चाहे हम कुछ करें या ना करें। ये खौफ जो है वो मुसल्लत हो गया उनके ऊपर। ये कम से कम इतना तो कामयाब हुई अपोजिशन। देखें, इमरान फरीहा अदरी साहबा तो शहर इक़्तिदार में रहते हैं, तो मैं तो इक़्तिदार वालों से वैसे ही डरता हूँ, इनसे तो डरना भी ना। नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है तो मुसलमान की जान बचाना भी फ़र्ज़ है। मैं कह रहा हूँ, जिन एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं मरियम कामयाब हो चुकी है, होना नहीं, मैं ये खबर दे रहा हूँ ना, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैंने कम व बेशतर 12 इलेक्शन कवर किए हैं। 12 इलेक्शन, मैंने कोई पहली दफ़ा इलेक्शन नहीं कवर किया, ठीक है। मैंने इलेक्शन के अंदर के हालात, बाहर के हालात, 180H कितनी मोहरें, कितनी किस्म की मोहरें होती थी, क्या होता है, सब कुछ मेरे इल्म में है। इनमें से कोई चीज़ भी नई काम नहीं। इलेक्शन में धांधली करना नहायत आसान काम है अगर करनी हो नून लीग ने, नहायत मुश्किल काम है अगर इन जैसे बेवकूफ़ों ने करनी हो। ये धांधली करना भी एक साइंस से हम हर आदमी नहीं कर सकता। मैंने एक दिन ये जाली दफ्तर पकड़ लिया इलेक्शन कमीशन का इछड़े में। मुझे कोई लड़का ले गया, कहता जी इधर इलेक्शन में वोट पड़ रहे हैं, कोई ज़िमनी इलेक्शन था लाहौर का, PMLN। मैं अंदर गया तो अंदर धड़ाधड़ मोहरें लग रही थी। इलेक्शन 2 दिन बाद था, वो आपको याद होगा, आपके रिपोर्टर भी आए थे वहां। तो सर ये मनादर मैंने 10 दफा देखे हैं, और एक लाहौर के एक बहुत बड़े घर में मोहरें लगते देखी हैं। बैलेट पेपर 2 दिन पहले उन गुनाहगार आंखों ने देखे हैं, लेकिन वो धांधली करने वाले समझदार थे। अब मरियम साहब काफी हद तक कामयाब हो गई हैं। जो वो इमरान खान साहब की तरफ कुछ लोग थे, उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया, दूसरी तरफ मुंह कर लिया। ये मैं खबर दे रहा हूं, मेरी खबर है। नहीं, मुझे एक चीज अपोजिशन या PDM, उनका मकसद ये था कि फौज न्यूट्रल हो जाए या चले न्यूट्रल हो, या उनका मकसद ये था कि हमारी फेवर करे? देखिए, न्यूट्रल होना उनके नुकसानदेह है। वो सारी उम्र उस नर्सरी में पले हैं, फेवर मांग रहे थे। मैं ज़ियाउल हक का रेफरेंडम हो जाए, 85 के इलेक्शन हो जाए, जनेजों की पीठ पे छुरा घोंपा जाए, बेनजीर के इश्तिहार फेंके जाए, ये सब किसी की सरपरस्ती में करते रहे। अब उन्हें, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। और इमरान खान साहब के लिए जबरदस्त, आमद लियाकत साहब गुस्ताखी ना समझे। इमरान खान साहब की जमात के लिए, जो इमरान खान जो गालबन वजीर आजम हैं आजकल कागजों में, मैं नेम प्लेट उन्हीं की है कम से कम, प्राइम मिनिस्टर जो फरीहा साहब का शहर है, उनके इर्द गिर्द कुछ लोगों ने खान साहब को इतना खंदेरे में रखा कि अनबिलीवेबल है। मैं नहीं समझता कि कोई हुक्मरान वक्त इतना गाफर रहा हो मौजूदा हालात से। जी आमिर भाई, मुझे टेक सर देखें, एक तो ये बता दें मुझे कि उस्मान बुज़दार साहब ने, मैं तो भट्टी साहब जैसा मिसाली लॉ एंड ऑर्डर रखा, एकदम सही तज्जिया पेश किया है कि जी नहीं, मैं तो सॉरी आपकी मैं बात नहीं सुन सका, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आप फरमाइए। अब आप शुरू हो चुके हैं आमिर भाई। अच्छा, मैं शुरू हो चुका हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं भट्टी साहब की बातें जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सारी उम्र जो है वो इसी नर्सरी में पलते रहे, तो वो न्यूट्रल वाली बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो कह ही नहीं सकते। उनको तो मालूम है कि उनको दोबारा जाना है। बल्कि मरियम साहबा की तो अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है, तो
भट्टी साहब की बात सुन के शायद वो कहेंगी कि आर्मी गोइंग इनटू द गोज, तो उसको उनको बताना चाहता हूँ मैं, आर्मी इज नॉट गोइंग, आर्मी स्टिल इज इन पेंडिंग, सो आर्मी इज नॉट गोइंग। आप कहें कि मी इज गोइंग टू द गोज, आर्मी इज गोइंग मत कहें आप, आर गलत है इसमें इस्तेमाल करना, तो उनकी जो अंग्रेजी कमज़ोर है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मगर ये कि बात बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूट्रल, वो ये कहना उनका कि वो न्यूट्रल रहे, सारी ज़िंदगी बेनज़ीर वाला इन्होंने बताया, पोस्टर फेंके गए, अब फिर उसके बाद गुलाम जिलानी साहब आ जाएँ या और ज़ियाउल हक साहब का रेफरेंडम हो जाए, सारी बातें दुरुस्त हैं। तो ये आर्मी के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इनको पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। लेकिन जो हकीकत है वो ये कि उनको ये ज़ाहिर है कि तवज्जो ज़रूर चाहिए कि ज़रा हमारी तरफ भी सरकार तवज्जो फरमाए, ज़रा हमें भी देख लें एक नज़र, हमसे कोई गुस्ताखी कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, ज़रा डस्का का चस्का ही लगा दें, कुछ तो कर दीजिए हमारे साथ, लेकिन डस्का का चस्का भी नहीं लग पा रहा। तो अब इसकी वजह ये है, और ये बात भी दुरुस्त है, मैं आपके प्रोग्राम में जैसा कि आप कहते हैं मैं हैरान कर जाता हूँ, मैं हैरान नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये भी कह रहा हूँ बिल्कुल दुरुस्त है कि हाँ वज़ीर आज़म अंधेरे में है, बहुत सारी बातों में अंधेरे में है, रोशनी में भी आए नहीं है वो। अब किसी फिल्म की तरह भी होगा, अचानक उनकी पट्टियाँ खुलेंगी और कहा हाँ मेरी आंखें आ गई, मैं देख सकता हूँ, तो शायद उनको नजर आए। इमरान, अगर आपकी जैसे डॉक्टर साहब नहायत अदब एहतराम से आप बताएं, माशाल्लाह आपने एक अरसा गुजारा है, क्या वजह है वज़ीर आज़म कितना अरसा अंधेरे में रहेंगे? ये ज़्यादा बंदा घुटन नहीं हो जाती ज़्यादा अंधेरे में रहने से? 2.5 साल पौने 3 साल तो हो गए हैं गालबन। असल में वो मंसूर अख्तर और सलीम जाफर के साथ खुश हैं, क्या करे आदमी। चले मैं एक मिनट जनाब, मैं एक चीज़ और देखिए शहजाद चौधरी साहब, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना, पाकिस्तान की सियासत में जो भी नाकाम हो रहा हो वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ जाए डंडा लेकर और उसने मजबूर होके उसको कुछ ना कुछ दे। यानी अब एस्टेब्लिशमेंट की हालत पाकिस्तान में ये हो गई है कि अगर आपको सियासत में कामयाबी नहीं मिल रही और आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देना शुरू कर दें, देते रहें। एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आपको चुप करवाने के लिए और आपसे जान छुड़वाने के लिए आपको वो कुछ दे या वहां तक पहुंचा दे जहां तक आप वैसे नहीं पहुंच सकते थे। ये तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा आने वाले वक्त में। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट बहुत कोशिश कर रही है और बहुत काफी अरसे से अब वो उनकी कोशिश है ये वाजे करने की और बावर कराने की कि भाई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और हम सियासत में अगर पहले किसी वक्त थे भी तो जो अब से हम सियासत में किसी तरह मुलव्वस ना होना चाहते हैं, ना है, ना आगे होएंगे। अच्छा, अब अगर ये बात मान ली जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि खाम में उनको घसीटना इसके अंदर वो इसलिए है कि पीडीएम की जो पॉलिटिकल प्रोसेस थी ना, ये बड़ी एक अमेजिंग सक्सेस उसने देखी है। आप ये अंदाजा लगाइए, मैं आप हम सब यहाँ बैठ के शायद उनके अंदाज से इख्तलाफ कर सकते हैं, पीडीएम का जो बयानिया था वो शायद हमारे मुल्क के और हमारे अवाम के मिजाज के मुताबिक नहीं था। पंजाबी होने के नाते और पंजाब खासतौर पर चूंकि मेजॉरिटी में है, हमारा ख्याल था कि शायद ये लोग इस तरीके से, लेकिन मैंने ये देखा है कि उस बयानिए के साथ रह के अब लोग भूल जाएं कि उसमें से सच क्या था, झूठ क्या था, गलत क्या था, सही क्या था। उस नैरेटिव का जो बार बार इटरेशन थी ना, उसको बार बार कहना जो था और जिस तरीके से और जिस शद्दोमत के साथ कहा गया। एक मुकाबला देखें बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ का। अब बिलावल भुट्टो जिस उठान से, जिस तरह से उठे थे सियासत के अंदर अपने रोल के अंदर, आपको सडनली महसूस होता है कि वो ओवर शेडो हो गए हैं इस वक्त मरियम नवाज शरीफ से। मरियम नवाज शरीफ का बयानिया नहीं, सियासत सक्सेसफुल हो रही है। ये वाजे कर देना चाहता हूं, मैं बयानिए से को नहीं मानता, लेकिन उसकी सियासत के अंदर सक्सेस है। चाहे जो भी रास्ता उसने अपनाया, आज उसने ओवर शेडो किया है बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो को जाना पड़ता है, अपने गिलानी साहब को जाना पड़ता है उनके पास जाके बैठ के बात करने के लिए और कुछ मांगने के लिए या कहने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप बिलावल भुट्टो कैचअप कर रहे हैं। सियासत में पोजीशन आपको कोई भी मिल सकती है। मेरा सवाल एक मिनट मेरी एक बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो कैचअप, बिलावल भुट्टो कैचअप कर रहा है, पहले लीड में था, अब कैचअप प्ले कर रहा है। मैं मरियम नवाज को इसका क्रेडिट देना चाहता हूं, पीडीएम को और पीडीएम की लीडरशिप को क्रेडिट देना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बाकी लोगों ने उनकी गेम को ना समझा ना उसको काउंटर किया, इसलिए यू सी हर गेनिंग द ग्राउंड विद एवरी पासिंग डे। बात वही है सर, कोई भी चाहेगा तो अब एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर लेगा, क्योंकि उनका माजी बहुत बुरा है, लिहाजा उनको ब्लैकमेल करके रखो और उनसे अचीव करो। नहीं, मैं आप खामखा एस्टेब्लिशमेंट को घसीटते हैं अंदर, एस्टेब्लिशमेंट का से कोई ताल्लुक नहीं। एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो जाए, लगी हुई है सर, इलेक्शन कमीशन उनके हक में फैसले, अदालतें उनके हक में जमानतें। नहीं, आप भट्टी साहब को साथ बिठा के खुद भी हंसे, उनको भी हंसाएं, लेकिन कहने का मतलब ये है एस्टेब्लिशमेंट को जब आना होगा ना तो आ जाएगी, फिलहाल नहीं है।
आप ये समझते हैं कि गोद से उतार देना किसी को, इसका मतलब है किसी दूसरे को बिठा लिया। मैं ये कह रहा हूं जब कोई गोद से उतर जाता है तो गोद से उतर जाता है ना, और इसका मतलब नहीं कि दूसरे को बिठा लिया साथ। तो थोड़ा फर्क कर लें आप। अच्छा चलें, आप मुझे एक बात बताएं, गोद खाली है इसमें या भरी हुई है? शहजाद भाई भट्टी साहब की हंसी विलन जैसी, विलन जैसी हंसी है इनकी। अच्छा देखिए जी, शहजाद साहब काबिल एहतराम है, इनकी यकीनन असेसमेंट ठीक होगी। मैं कह रहा हूँ गोद भी बदल चुकी है भाई। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने सारी उम्र खबरें दी है, मैंने यही काम करना है। वक्त क्या होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। मरियम नवाज क्या कामयाब हुई? नून लीग को तबाह कर दिया। असल कामयाब हुआ मौलाना फजलुर रहमान, जिसके पास मदरसों की ताकत थी। मरियम ने तो लाहौर में जलसे में करके 13 दिसंबर को मुस्लिम लीग उनका जनाजा निकाल दिया। वो स्ट्रेटेजी बनी तो मौलाना फजलुर रहमान की, या बनी लंदन से आने वाले डॉलरों और पौंडों की। वो हमजा के बाहर आने का इंपैक्ट क्या है? इस पे आप भी बात करें, फरिया भी बात करें क्विकली सर। हमजा के बाहर आने का इंपैक्ट देखिए, हमजा, मैं ये जो सब शहजाद साहब यकीनन मेरी उनकी राय मुझसे ज्यादा बेहतर है। अगर मरियम हमजा शहबाज एक्टिव हुआ तो मरियम कॉर्नर हो जाएगी। मैं चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज। 10 साल 2008 से हमजा के बाद छोटी है और बड़ी है होती है। नहीं, वो मैं अर्ज करना हूं, वो अगली नस्ल है। 2008 इमरान 2008 से 18 तक हमजा ने अमलन पंजाब की वजीर आलाशिप की। MPMA ने वज़रा को वो मिलते थे, आप भी मुझसे जानते हैं। एग्जैक्टली। उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा थी। लाहौर में जलसा हमजा के लोगों ने नहीं गए। ठीक, ये चैलेंज है। फ्रिया योर टेक। यार इमरान एक मिनट मुझे मौका दें। मुझे ये बताएं कि हमजा एकदम से जमानत पे, अब बड़ी उसकी जस्टिफिकेशन भी, लीगल जस्टिफिकेशन बन रही है। वो इतने महीनों के बाद बनाई है, साल सवा साल के बाद बनाई है। ये तो पहले भी बन जाती थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर निकल आया है तो कोई खतरा था तो निकाल लिया ना किसी ने। शहजाद साहब मेरे वाली बात ही कह गए। हम कहे तो बुराई, कमाल हो गया। कहे तो सच, हम आपकी अब तो आमिर भाई मिलन वाली हंसी बनती है यहाँ पे। निजाम ले आया ना, फ्रिया जी निजाम साहब लेके आ गया, निजाम ले आया। फ्रिया जी साहब ले आपकी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है, मैं आपको सेकंड करता हूं। हंसी बनती है। जी फ्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। मेरे ख्याल से जो शहजाद चौधरी साहब ने सवाल उठाया है वो वही सवाल है जो बार बार इमरान शहजाद साहब से कर रहे थे। उन्होंने बता दिया है कि क्यों हमजा शहबाज बाहर निकल आए हैं। सो बहुत सारे मिसिंग लिंक्स यहाँ पर खुद ही हैं, लेकिन आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट का नया नाम निज़ाम बन गया है शायद। एक बात क्विकली मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट उतनी पावरफुल है मगर उतनी पावरफुल भी नहीं है जितना हम शायद उसको अस्यूम कर लेते हैं। मसलन जब मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रही थी तो वहाँ पे बड़ा सवाल होता था। हमारे जो टीचर थे वो अमेरिकन थे, गेवन मैकफेडियन, तो बड़ा हर मुल्क के लोग उनसे यही सवाल करते थे, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, हमारे मुल्क में ऐसे कर दिया। तो उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि देखो असल में अमेरिका उतना इन्वॉल्व नहीं होता तुम्हारे मुल्क में, लेकिन तुम लोगों के माइंड्स को इतना हमने कैप्चर कर लिया है कि तुम्हें लगता है हर चीज में अमेरिका इन्वॉल्व है। ये उस वक्त की बात है 2008-2009 की, उस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस है। अभी भी मुझे ये लगता है उससे अगर कंपेयर करें कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे माइंड्स को इतना कैप्टिवेट कर लिया है कि हमें लगता है हर चीज में एस्टैब्लिशमेंट है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट किसी को पुश कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, किसी को फुल मामला में हेल्प कर सकती है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट किसी को उंगली पकड़ के लिखना नहीं सिखा सकती। एस्टैब्लिशमेंट किसी को अगर खुद ही कोई अपनी कुर्सी गिराने के ऊपर तुला हुआ है तो वो पकड़ के खड़ी नहीं हो सकती। इन दी एंड जो आपकी सिविलियन सेटअप की पावर है वो एक है, वो डिलीवरी बेस्ड पावर है। जब तक आप डिलीवरी नहीं देंगे, जब तक आपकी पॉपुलर मूवमेंट नहीं होगी, एस्टैब्लिश जिस वक्त इमरान खान साहब का हुआ था, आपको याद होगा 30 अक्टूबर वाला जलसा, तब भी बड़े इल्जाम लगे थे एस्टैब्लिशमेंट ने। मैंने घूम के वहां पे लोगों के इंटरव्यू किए थे, वो एस्टैब्लिशमेंट के गाड़ियों में बैठ के आए हुए लोग नहीं थे। अगर उंगली पकड़ के चलाने वाली बात है तो फिर तो ये शेर भी आपको पढ़ना चाहिए कि उंगलियां पकड़ के जिन्हें चलना सिखाया हमने, वही बाल सफे आज हम पे तनकीद करते हैं। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। एक ब्रेक ले लेते हैं यहीं पे, लेकिन मुझे वो हमारे लखानी साहब ने मुझे एक दिन बताया था कि अगर ये पता करना हो कि हुकूमत किसकी है तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप किसके खिलाफ नहीं लिख सकते तो समझो हुकूमत उसी की है। ब्रेक लें। अब आजकल तो सबके खिलाफ ही लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। तो ब्रेक लें और वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आमिर याकूब हुसैन साहब, देखिए ये हक और सच का मार्का है, हक और बातिल का।
और आपकी पार्टी इसको ऐसे पेश कर रही है, तो इस मार्के में आप कैसे जाकर बातिल के साथ खड़े हो सकते हैं? आपकी पार्टी को यह लगता है हफीज शेख वर्सेस यूसुफ रजा गिलानी, मैं आपकी चॉइस? मार्का मेट्रोपोलिटन अगरबत्ती जानता हूँ, बाकी तो मार्का नहीं जानता मैं। अब मुझे आप बताएं ना सर कि आमिर भाई आप एक ज़माने में आती थी बिल्ली मार्का मेट्रोपोलिटन अगरबत्ती, लेकिन अब ये वाला मार्का भी आपको लड़ना है और आपने एक असूली मौक़िफ़ मैं आपको बताऊं, अगर ये मार्का है, मार्का जी, मार्का अगर है तो मार्के में मैं अपनी जमात के साथ ही खड़ा हूँ, लेकिन ये कि अगर ये मार्का है तो ये मुझे नहीं पता। मगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास वक्त होगा ना आखिर में, तो मैं आपको कुछ है वक्त, अब बोलिए, अभी बताइए। और हमारे पास बोलने के कुछ नहीं है, आप सुनाएं क्योंकि साफत आजाद है। को तो वोट नहीं दूंगा, आपको पता है। तो किसको देंगे वोट? चलिए सही है, हफीज शेख को तो वोट मैं दूंगा नहीं, सीधी सी बात है। तो मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं एब्सटेन करूंगा। एक और हक भी मुझे देता है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के, या तो आइज में जाए या नोज में जाए या एब्सटेन कर जाऊंगा। तो अब ये कि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ये, ताकि ये इमरान खान तक पहुँचे। आप तो रियाज करके यहाँ तक पहुँचे, खान हुए, मैं रियाज करना भी शुरू किया है मैंने। तो रियाज करने के बाद मैं ये मैं समझता हूँ कि मैं गा के सुना दूँ। गैरों पे करम अपनों पे सितम, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। सर ये मैं रियाज के बगैर हूँ, इसलिए मैंने ये बात की। आप रियाज हैं तो आप यहाँ तक पहुँच। आपको रियाज की जरूरत ही नहीं है सर, क्या बात है जी भट्टी साहब। वो कह रहे हैं कि ये आपको सुना दें, ये मेरे सवाल है, ये आपको सुना दें इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सुना रहे हैं? ये जिनको सुना रहे हैं उसको सुना ही नहीं दे रहा। अच्छा फरीहा, मैं इमरान खान को सुना रहा हूँ, आप जो भी सोचे। नहीं मैं बताता हूँ। एक तो ये दो सच बातें इस प्रोग्राम में हुई है कि इस मुल्क में जिंदा रहने के लिए ये हकीकत है कभी एनआरओ नहीं हुआ, एस्टेब्लिशमेंट का कभी इंटरफेरेंस और डील कभी नहीं हुई। ये सच मुझे इतना यकीन है जितना ये कागज है। दूसरा, नहीं वो आज से नहीं हुआ, आज से नहीं हो रहा। मेरे आप लियाकत साहब से बड़ा खुश हैरत हो रही है, जिसको ये गाना सुना रहे हैं वो तो बचपन से ही कहते हैं अपनों पे सितम गैरों पे करम। वो तो 30 सेकंड की दोस्ती, 30 साल की दोस्ती 30 सेकंड हो गया जो यारियां दा डगया। मेरा ख्याल है आमिर साहब, फिर मुझे नहीं पता वो किसको कह रहे हैं, मैं अल्लाह माफ कर, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, ये फिर उन साहब को जानते नहीं ज्यादा, क्योंकि शायद कोई इधर एक आधा बंदा उनको बहुत ज्यादा पहले का जानता नहीं। सर मैं भट्टी भाई, मैं अपने आप को असल में रुमाल समझा था, टिश्यू पेपर नहीं समझा था। मैं समझा था शायद मुझे कोट वोट पे लगा लेंगे। सर आप लाहौर तशरीफ लाएंगे, मैं जो 50-40 साल के दोस्त है ना, कुछ लोगों से मिलवाऊंगा, उसके बाद आपकी राय लूंगा, फाइनल आप देंगे, उसके जज भी आप होंगे। मेरे ख्याल में आमिर भाई हफीज शेख साहब खुद आके आपसे वोट मांगे अगर दरखास्त करके, फिर क्या ख्याल है? जी फिर दिखा जा सकता है। मेरी पार्टी में नहीं है, वो भी वो मेरी जमात में पहले शामिल हो और उसमें थोड़ा वक्त लगाए, जमात में शामिल होकर। उनका तहरीक इंसाफ से भी कोई ताल्लुक नहीं। अगले इलेक्शन में आपका वोट मिल जाएगा, उनको अभी तो नहीं मिलता। आखिला होता तो देखेंगे, अभी तहरीक इंसाफ। प्रिया आप क्या कह रही हैं? चले आमिर भाई ऐसे कर दे, यूसुफ रजा गिलानी साहब आते हैं या हफीज शेख साहब आते हैं, अब दोनों में से किसको एक वोट देंगे? मजबूरी हो जाएगी किसी ना किसी हर हाल में देना है एक वोट। यूसुफ रजा गिलानी साहब से तो मैं पूछूंगा वो हार पहले वापस कर दें, अगर कर दिया तो अच्छी बात है। आप चोर आदमी थे, आप हार तोशा खाने में से लेकर चले गए थे अपनी बेगम के लिए, आप मेरे नजदीक सही नहीं। हफीज शेख साहब चूंकि IMF के वहां से चले जाएंगे तो मैं एब्सटेन करूंगा। मेरा वोट तहरीक इंसाफ की अमानत है। वाह वाह जी शहजाद चौधरी साहब, अब इस तरह की सोच अगर और परवान चढ़ जाए थोड़ी सी और कुछ और लोग हो गए तो ये तो फिर ले जाएंगे हफीज शेख साहब को सारे मिलके। हाँ बिल्कुल, हफीज शेख साहब को ले जाएंगे और बस वो क्या कहना है, मैंने कहा ना हमीद भट्टी साहब ने सारा सच तो उन्होंने कह दिया, तो पीछे कुछ रह ही नहीं गया कहने के लिए, सच तो सारा उनके जिम्मे चला गया, उनके हिस्से में आ गया। तो हम तो बाकी फिर जो है खाम खा मतलब या बैठे हैं, और जो रह गया वो आमिर भाई ने गुनगुना के दे दिया। भाई आप सच्चाई हैं, वो सच है, आप सच्चाई हैं। नहीं वो सच है, वो सच है, हम झूठ है। नहीं मैंने सच एक ही है जो स्टूडियो में बैठा हुआ है। आपको हरगिज नहीं कहा, आप थोड़ा सा अपनी टून ठीक कर ले, आप काबिल एहतराम है।
मुझे एक लफ्ज बता दे, मैंने आपसे वो शहजाद अकबर समझ रहे अपने आप को, वो शहजाद भाई हमारे। अदब एहतराम से मैंने कहा मेरी ये इन्फॉर्मेशन है एज ए रिपोर्टर, बाकी जो आप कह रहे हैं आपका 100% हक है। बिल्कुल ठीक। देखिए हम सारे अपनी अपनी राय देते हैं और लोगों का फैसला है कि वो जज करें कि किसकी राय उनको बेहतर लगती है। तो मेरे ख्याल में जो हमारे बीच में हम भी शहजादे होते तो अकबर होते। हम राय ही दे सकते हैं ना सर, डिक्टेटर तो है नहीं यहाँ पे। अब फ्रिया साहब आप आउटकम क्या देख रही हैं? ये यानी जो एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के बीच में दूरियां थी, क्या वो वैसे ही हैं? और जो अपोजिशन की नाकामियां थी कहीं कामयाबियों में बदलती आपको दिखाई दे रही आने वाले एक आधे साल में, चंद महीनों में? देखिए मुझे अभी ऑपोजिशन से ज्यादा, क्योंकि ऑपोजिशन की बार बार स्टेटमेंट्स आती हैं, वो बार बार बात करते हैं, उन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाया हुआ है, उसको वो बार बार पुश कर रहे हैं, तो उससे उसको हम ज्यादा डिस्कस करते हैं, वो ज्यादा लाइमलाइट में भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अहम चीज है जो डिलीवरी और गवर्नेंस है, वो अहम इशू है जो कि आना ही आना है लाइमलाइट में। देखिए हम ऑलरेडी आधी टर्म तो हो चुकी है, 1 साल और गुजरना है या 7-8 महीने और गुजरने हैं, तो बिल्कुल प्रेशर है आपके ऊपर नेक्स्ट इलेक्शन का। सो ये टर्म अभी जो लग रहा है कि आपके जो बेसिक रिफॉर्म है वो नहीं हुए, जो आपके वादे थे वो वहां पे वेट कर रहे हैं, इकॉनमी किधर खड़ी हुई है, चैलेंजेस पाकिस्तान को इंटरनेशनल भी हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सो ये जो एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन का मामला है, मुझे लगता है ये बहुत इररेलेवेंट हो जाएगा अगर डिलीवरी बहुत अच्छी हो जाए या डिलीवरी बहुत बुरी हो जाए। ये सारा का सारा दारोमदार उधर है। और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट जितना भी जोर लगा ले, असल मामला होता है स्टेट काम करी है कि नहीं करी, वो उस वक्त करेगी। गवर्नेंस की बात है ना, आप उसी तरफ लेकर आ रही है कि रिस्पॉन्ड कर रही है चीजों पे, नहीं कर रही है। अगर तो यानी पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब अच्छे काम कर रहे होते तो डस्का के अंदर इतना जोर लगाने की जरूरत ही ना पड़ती, इलेक्शन वैसे ही जीत जाते। लेकिन फिलहाल लोगों को वो नजर नहीं आ रहा जिसको वो तब्दीली समझ रहे थे। हो सकता है उनको नजर आ जाए आने वाले वक्त में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अल्लाह हाफ़िज़।